नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी सिक्स्थ लेसन के बारे में, जिसका नाम था ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके थे। आज उसके सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो साहित्य के अध्ययन के बारे में लेखक बता रहे थे किस प्रकार से साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो आइए कुछ आगे और बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग, वो पहली बात विच ए स्कॉलर शुड बियर, जो किसी भी व्यक्ति को, जो पाठक है, उसे रखनी चाहिए इन माइंड, अपने मस्तिष्क में, इज़ दैट, वो यह है, ए बुक की कोई भी जो किताब है, ऑट नॉट टू बी रेड, कि उसे क्या नहीं किया जाना चाहिए, पढ़ा नहीं जाना चाहिए, फॉर मियर अम्यूज़मेंट, केवल मनोरंजन के लिए। तो लेखक पाठक की प्रथम विशेषता आपको ये बताते हैं आज कि पाठक वास्तव में वही पाठक विशेष होगा जो किसी भी किताब को केवल मनोरंजन के लिए क्या न करे, न पढ़े। हाफ एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि जो आधे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, रेड फॉर अम्यूज़मेंट, आधे पढ़े लिखे लोग ही केवल मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और ऐसे आधे पढ़े लिखे लोगों को इसके बारे में हम दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि वो तो पहले से ही क्या हैं, आधे पढ़े लिखे हैं। दे आर इनकेपेबल, क्योंकि वो असक्षम हैं, ऑफ एप्रिसिएटिंग, प्रशंसा करने की, द डीपर क्वालिटीज़, उन आंतरिक गहन विशेषताओं की, दैट बिलोंग, जो कि संबंध रखती है, ए रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक महान साहित्य से होती हैं। तो ऐसे आधे पढ़े लिखे लोग महान साहित्य के जो विशेषताएं होती हैं उनको नहीं जान पाते हैं, उनकी प्रशंसा इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम उन आधे पढ़े लिखे लोगों को क्या नहीं कर सकते, इसके विषय में दोष नहीं दे सकते। बट लेकिन ए यंग मैन, लेकिन कोई जवान व्यक्ति, हु हैज़ पास्ड, जिसने पास किया है, उत्तीर्ण की है, थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से कोई ट्रेनिंग लेकर, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, एट एन अर्ली डे, अपने प्रारंभिक वर्षों में, नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूज़मेंट, कि वो क्या न करे, केवल मनोरंजन के लिए न पढ़े। ऐसे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में अध्ययन करके आए हैं, उन्हें यह हमेशा जानना चाहिए कि केवल मनोरंजन के लिए वो क्या न करें, किताबों को न पढ़ें। जबकि आधे पढ़े लिखे लोगों को इसके लिए हम क्या न कर सकते, दोष नहीं दे सकते। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, और एक बार जब ऐसे अनुशासन की जो आदत है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, हमारे अंदर यदि हो जाएगी, वी विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तब हमें यह असंभव लगेगा, टू रीड फॉर मियर अम्यूज़मेंट, कि हम केवल मनोरंजन के लिए क्या करें, किताबें पढ़ें। तो लेखक हमें कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ऐसा डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि हम किताबों को केवल मनोरंजन के लिए न पढ़ें। और यदि कोई किताब हमारे पास ऐसी आएगी तो हम उसे क्या नहीं करेंगे, कभी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेंगे। फिर यदि मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वी विल देन इम्पेशेंटली थ्रो, तब हम अधीर होकर फेंक देंगे, डाउन एनी बुक, किसी भी किताब को, फ्रॉम विच, जिससे, ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिससे किसी व्यक्ति को क्या न मिले, कोई बौद्धिक भोजन नहीं मिले। बौद्धिक भोजन मिलने का तात्पर्य यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल फूड दे रखा है, बौद्धिक भोजन, इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई किताब हमारे विचारों को शांत नहीं कर पाती है तो हम ऐसी किताब को क्या कर देंगे, दूर फेंक देंगे। इसे ही इंटेलेक्चुअल फूड के बारे में बताया गया है। एनी बुक, कोई भी किताब, विच डज नॉट मैक, जो नहीं करती, एन अपील, एक जागृति, टू द हायर इमोशंस, हमारे उच्च भावनाओं को, यदि कोई किताब हमारे उच्च भावनाओं को यदि प्रेरित नहीं करती है, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और यदि हमारी बौद्धिक क्षमता को, विचारों को यदि प्रभावित नहीं करती है, तो ऐसी किताब हमारे लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है और हम ऐसी किताब को क्या कर देंगे, दूर फेंक देंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम पढ़ाई के प्रति अच्छी, अध्ययन के प्रति अच्छी क्या करेंगे, आदत डालेंगे और अपने आप को अनुशासित करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ यदि देखें, द हैबिट ऑफ रीडिंग, ये जो पढ़ने की आदत है, फॉर अम्यूज़मेंट, केवल आनंद के लिए, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के साथ बनी हुई है, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट, ठीक उसी आदत के समान, एज वाइन ड्रिंकिंग, जिस प्रकार से लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग शराब पीते हैं, हजारों लाखों लोग,
वैसी ही जिस प्रकार से ये आदत है, वैसी ही आदत लोगों की पढ़ने में भी है। वो भी केवल क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए किताबों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो केवल एम्यूज़मेंट के लिए जो पढ़ाई है उसकी तुलना लेखक ने किससे की है, वाइन ड्रिंकिंग से की है। एंड अफीम स्मोकिंग, और अफीम का जो धूम्रपान है, ये ऐसी आदतें हैं जिन आदतों की तुलना लेखक ने केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने से क्या की है, उनकी तुलना की है, जो अपने आप में अपने लिए कैसी है, नुकसानदायक। देखते हैं किस प्रकार से नुकसानदायक है। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, क्योंकि ऐसा पढ़ना एक तरह से एक मदहोशी वाला एक दवाई के समान है, एक ऐसा मादक पदार्थ है, समथिंग कोई ऐसी चीज़ दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जिससे हम हमारे समय को क्या कर देते हैं, बिता देते हैं, पास करते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति शराब पी लेते हैं तो फिर उन्हें पता नहीं चलता है समय का, समय उनका बीत जाता है, वैसे ही एम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना भी एक तरह की क्या है, नारकोटिक है, एक नशीला दवाई के समान है। समथिंग दैट कीप्स अस ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, और जब हम ऐसे पढ़ाई करते हैं केवल मनोरंजन के लिए तो हमारी स्थिति एक अस्थायी स्थिति में पहुंच जाती है, जहां पर हम केवल क्या करते रहते हैं, ड्रीमिंग करते रहते हैं, स्वप्न लोक में खोए रहते हैं, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स, और इसका अंततः परिणाम यह निकलता है इन डेस्ट्रॉइंग, की बर्बाद हो जाती है ऑल कैपेसिटी, वो शारीरिक क्षमताएं ऑफ थॉट जो हमारे विचारों की होती थी। हमारी जो सोचने की जो क्षमताएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। कब, जब हम केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। गिविंग एक्सरसाइज, क्योंकि इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो इससे एक्सरसाइज होती है ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भागों की। मनोरंजन के लिए पढ़ने से हमारे मस्तिष्क के केवल ऊपरी भागों का एक्सरसाइज होता है, अभ्यास होता है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग, जबकि हमारे जो हृदय की और मस्तिष्क की जो आंतरिक भावनाएं हैं वो इससे प्रभावित नहीं हो पाती। एंड हायर फैकल्टी ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और इसमें जो अनुभूति की जो भावना, अनुभूति का जो तत्व है वो भी क्या हो जाता है, अपने आप में इससे अछूता रह जाता है। तो लेखक कहते हैं कि यदि आप मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे तो ये आपके मस्तिष्क के लिए भी नुकसानदायक है और आपके हृदय के लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें केवल मनोरंजन के लिए किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, किसी भी महान किताब की जो परीक्षा है, इज़ वेदर, वो इस बात में है, वी वांट टू रीड इट ओनली वंस, कि क्या हम उस किताब को केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं, और मोर देन वंस, या फिर उसे एक बार से ज़्यादा बार। अच्छी किताब को अक्सर लोग बार बार पढ़ना पसंद करते हैं, तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि किसी किताब को हम अच्छी तब मानेंगे जब हम उसे क्या करें, बार बार पढ़ें या फिर एक बार पढ़ें। तो निश्चित रूप से ये जब बार बार पढ़ेंगे। एनी रियली ग्रेट बुक, कोई भी जो महान किताब है, वी वांट टू रीड, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इवन मोर, और भी ज़्यादा, देन वी वांटेड टू रीड इट, जब हमने इसे पढ़ने की इच्छा रखी थी एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यदि कोई किताब हमने पहले पढ़ी है और यदि दोबारा उसे पढ़ने की हम अधिक इच्छा रखते हैं, एंड एवरी एडिशनल टाइम, और हर बार, प्रत्येक बार, दैट वी रेड इट, जब हम उसे पढ़ें, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स, हमें उस किताब में से नए नए अर्थ क्या होंगे, प्राप्त होंगे। एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और उस किताब का नया सौंदर्य हमें पता चलेगा। लेखक अच्छी किताब की परिभाषा यहाँ देते हैं कि अच्छी किताब वो है जिस किताब को आप एक बार पढ़कर फेंक ना दें, बल्कि बार बार पढ़ें, और जब आप बार बार उस किताब को पढ़ें तो आपको उस किताब में नए नए अर्थ और नई नई सुंदरता क्या हो, प्राप्त हो। ए बुक, एक ऐसी किताब, दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, जो कोई शिक्षित व्यक्ति, एंड ए गुड टेस्ट, और जिसमें कुछ अधिक रुचि हो, डज नॉट केयर टू रीड, यदि उसे नहीं पढ़ने की इच्छा रखता है, मोर देन वंस, एक बार के अलावा, इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, इसका तात्पर्य होगा कि उस किताब का वास्तव में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा रुचि है पढ़ने की, यदि वो किसी किताब को एक बार के अलावा दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस किताब का कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। बट लेकिन वी कैन नॉट कंसिडर, लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे, नहीं मानेंगे, द जजमेंट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के निर्णय को, इनफॉलेबल, कैसा, अचूक। तो
किसी एक व्यक्ति के निर्णय को हम अचूक भी नहीं मान सकते। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी निर्णय हम एक व्यक्ति के कहने पर नहीं ले सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट, वो विचार जो किसी किताब को महान बनाता है, मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मैनी, वो बहुत सारे लोगों का विचार होना चाहिए। जब बहुत सारे लोग किसी किताब के बारे में ये कहे कि ये किताब अच्छी है, वास्तव में वो किताब तभी अच्छी मानी जाएगी। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, क्योंकि कई जो महान आलोचक हैं, आर एप्ट टू हैव सर्टन डलनेस, वो भी कुछ निश्चित प्रकार की कमजोरियां रखते हैं, उनका भी दिमाग कई चीज़ों में चलता नहीं है। तो महान जो क्रिटिक होते हैं वो भी किस प्रकार से डलनेस रखते हैं, देखते हैं। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के रूप में कार्लाइल को माने, जो कि अंग्रेजी के एक साहित्यकार हैं। कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, वो ब्राउनिंग की लिखी हुई चीज़ों को नहीं समझ पाते थे। तो कार्लाइल और जो ब्राउनिंग है दोनों ही अंग्रेजी साहित्यकार हैं। जो कार्लाइल था वो ब्राउनिंग की कविताओं को नहीं पढ़ पाता था, नहीं समझ पाता था, जबकि वो अपने आप में बहुत महान कवि थे। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, जबकि जो बायरन है ये भी कवि है, ये जो बायरन कवि है वो भी नहीं समझ पाता था ऑफ इंग्लिश पोइट्स, कई अंग्रेज कवियों को। तो इसका तात्पर्य है कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा यदि किसी किताब को मना कर दिया जाए कि वो महान नहीं है, तो हम उसे क्या नहीं कर सकते, उसकी महानता को रद्द नहीं कर सकते। ए मैन, कोई व्यक्ति, मस्ट बी मैनी साइडेड, एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट, जिससे कि वो एक अच्छा आकलन प्रस्तुत कर सके ऑफ मैनी बुक्स, अनेक किताबों का। एक जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति यदि होगा, अनेक योग्यताओं का व्यक्ति होगा, वही किसी किताब की महत्व को क्या कर सकता है, हमारे सामने स्पष्ट कर सकता है। वी में डाउट, हमें संदेह हो सकता है, द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक, किसी एक व्यक्ति की समालोचक टिप्पणी पर, एट ए टाइम, किसी समय। हम किसी एक व्यक्ति के विचार पर शंका कर सकते हैं, बट लेकिन देयर इज़ नो डाउट, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, पॉसिबल इन रिगार्ड, उस विषय में, टू द जजमेंट ऑफ द जनरेशंस, जब वो बात कई पीढ़ियों के द्वारा कही गई हो। लेखक आपको कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई बात आज आपको कोई व्यक्ति कह दे कि वो गलत है, तो आप निश्चित रूप से अचूक रूप से ये न माने कि वो गलत है। यदि वो बात कई पीढ़ियों के द्वारा कही जा रही है कि ये बात गलत है या उसका महत्व नहीं है, तो फिर पीढ़ियों का जो विचार है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पीढ़ियों के द्वारा यदि किसी किताब को क्या किया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कैसी है, अच्छी है। इवन इफ़ वी कैन नॉट, हालांकि तत्काल, एट वंस, तत्काल, प्रिसीव एनीथिंग, हम नहीं ढूंढ पाते हैं गुड, अच्छा, इन ए बुक, किसी किताब में, विच हैज़ बीन एडमायर्ड, हो सकता है उसकी प्रशंसा की गई हो। लेखक कहते हैं कि हो सकता है हमारे हाथ में ऐसी किताब हो जिसकी कई युगों से प्रशंसा की जा रही है, एंड प्रेज्ड, और जिसकी बड़ाई भी की जा रही है, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सैकड़ों वर्षों से। लेकिन हो सकता है कि हम उस किताब को कुछ अच्छा नहीं जान पाएँ, उसके सौंदर्य को नहीं जान पाएँ। वी मे बी श्योर, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें निश्चित हो जाना चाहिए, दैट बाई ट्राइंग, यदि हम कोशिश करेंगे, बाई स्टडिंग, और अध्ययन करेंगे, इट केयरफुली, यदि उसका सावधानी से, वी शैल एट लीस्ट, हम कम से कम, बी एबल टू फील, ये अनुभव करने योग्य हो जाएंगे, द रीजन ऑफ दिस एडमायरेशन, कि उस बड़ाई एंड प्रेज और प्रशंसा का क्या कारण था। कई पीढ़ियों से किसी किताब की प्रशंसा की जा रही है, बड़ाई की जा रही है, हो सकता है हम पहली बार पढ़ने में उस प्रशंसा को न जान पाएँ कि उसकी प्रशंसा क्यों हुई है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि उस किताब को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कम से कम आप निश्चित रूप से ये जान पाएंगे कि वो वास्तव में किताब इतनी प्रशंसित क्यों है, लोगों के द्वारा उसकी इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है। तो लेखक आपको कहते हैं कि आपको ध्यान से क्या करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, वो सबसे अच्छी किताबें और वो सबसे अच्छी पुस्तकालय फॉर ए पुअर मैन, किसी गरीब आदमी के लिए, वुड बी ए लाइब्रेरी, वो ऐसा पुस्तकालय होगा, एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, जिसमें ऐसी ही महान किताबें होंगी। बुक्स, ऐसी किताबें, विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जिसने समय की परीक्षा को क्या किया है, पास किया है। तो सबसे अच्छा पुस्तकालय उस पुस्तकालय को कहा जाएगा जिसमें टेस्ट ऑफ टाइम को पास करके क्या हुई हैं, किताबें पहुंची हैं। ऐसी किताबें जिस लाइब्रेरी में होंगी जो कई सदियों से अच्छी मानी गई हैं, तो वही लाइब्रेरी सबसे अच्छी होगी।
दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तब यही तो सबसे महत्वपूर्ण गाइड पथ प्रदर्शक होगा फॉर अस हमारे लिए, इन द चॉइस ऑफ रीडिंग कि हम कैसी किताबों को पढ़ें, और तब हम ये जान पाएंगे कि हमें वास्तव में कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें वही किताबें केवल पढ़नी चाहिए। वी वांट टू रीड, जिन्हें हम पढ़ना चाहते हैं, मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा। हमें ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए जिनको हम दूसरी बार भी पढ़ें। नॉर शुड वी बाई एनी अदर्स, हमें और किताबें नहीं खरीदनी चाहिए अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीज़न, जब तक हमारे पास कोई विशेष कारण न हो, फॉर इन्वेस्टिंग मनी, पैसा खर्च करने के लिए। हमें किताबें ऐसी खरीदनी चाहिए जिनको हम दोबारा पढ़ सकें, जिनको बार बार पढ़ें, और नई किताब हमें तब तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक हमारे पास पैसा खर्च करने का कोई अच्छा कारण नहीं हो। द सेकंड फैक्ट, और दूसरी बात, डिमांडिंग अटेंशन, किताब ऐसी है जो हमारा क्या चाहती है, ध्यान। इज़ द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, उस ध्यान का भी अपना खुद का बहुत विशेष महत्व है। दैट लाइज हिडन, जो कि छिपा रहता है विद इन ऑल ग्रेट सच बुक्स, ऐसी महान किताबों में। क्योंकि महान किताबें तब तक हमारे समझ में नहीं आती हैं जब तक हम उन पर क्या नहीं देते हैं, विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किताबों को ध्यान से भी पढ़ना चाहिए। दे नेवर बिकम ओल्ड, लेखक कहते हैं कि जो महान किताबें होती हैं वो कभी भी क्या नहीं होती है, पुरानी नहीं होती हैं। देयर यूथ इज़ इमॉर्टल, क्योंकि उनकी जो जवानी है, उनका जो महत्व है वो हमेशा क्या रहेगा, वैसा ही बना रहेगा, वो अमर है। ए ग्रेट बुक, एक अच्छी किताब, इज़ नॉट एप्ट टू बी कन्फ्रेंडेड, वो ऐसी नहीं है कि उसे समझ लिया जाए बाय ए यंग पर्सन, किसी जवान व्यक्ति के द्वारा, एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली ही बार में। कोई किताब महान है तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उस किताब को एक पाठक एक ही बार में सारा कुछ समझ जाए। एक्सेप्ट इन ए सरफेशियल वे, वो केवल पढ़ेगा, उसे समझेगा केवल ऊपरी तौर से। तो हम यदि पहली बार किसी किताब को पढ़ेंगे तो हो सकता है सारे उसके गुण, सारी योग्यताएं, सारे कौशल हम नहीं जान पाएँ, क्या उसकी सुंदरता है नहीं पहचान पाएँ, लेकिन हम उसका एक ऊपरी भाग जरूर समझ जाएंगे कि उस किताब में क्या कहा गया है। ओनली द सरफेस, केवल ऊपरी। द नैरेटिव, जिसे हम कहानी के रूप में जानते हैं, इज एब्सोर्डेड, हम उसको अपने अंदर बसा लेते हैं, समा लेते हैं, एंड एन्जॉयड, उसका क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। किताब को हम एक कहानी के रूप में जब पढ़ते हैं तो उसकी कहानी को हम जल्दी याद कर लेते हैं, उसको हम आनंद लेते हैं। नो यंग मैन कैन पॉसिबली, और कोई जवान आदमी निश्चित रूप से नहीं देख पाएगा एट फर्स्ट रीडिंग, पहली बार में, द क्वालिटीज़, वो उन योग्यताओं को ऑफ ए ग्रेट बुक, जो किसी महान किताब में होती है। एक सामान्य जवान आदमी जो पढ़ाकू है, पढ़ने वाला है, वो किसी महान किताब की सुंदरता को पहली बार में क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए लेखक आपको कहते हैं, रिमेंबर, याद रखो, दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी, कि मानवता को लगे हैं, इन मैनी केसेज, बहुत सारे संदर्भों में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सैकड़ों वर्ष, टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए, दैट देयर इज इन सच बुक, कि किसी किताब में क्या महत्व छिपा हुआ है। तो किसी किताब की महत्ता को, उसके महत्व को और उसकी महानता को साबित करने में हमारी मानव जाति को कई सैकड़ों वर्ष क्या हुए हैं, लगे हैं। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभवों को यदि हम देखें तो फिर क्या होगा, द टेक्स्ट, वो जो किताब आपने पढ़ी है, विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम, वो निश्चित रूप से आपको नए नए अर्थ क्या करेगी, देगी। लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि कई शताब्दियों से निर्णायक कोई किताब बनी हुई है तो वो किताब आपको बार बार क्या करेगी, नए मीनिंग्स, नए अर्थ, नया महत्व आपको क्या करेगी, प्रदान करेगी। कैसे करेगी, देखते हैं। द बुक, ऐसी किताब, दैट डिलाइटेड अस एट 18, कि सोचो आज हमने 18 साल की उम्र में किसी किताब को पढ़ा। इफ़ इट ए गुड बुक, यदि वो किताब वास्तव में अच्छी किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, विल डिलाइट अस, वो हमें और भी आनंद देगी, मच मोर, उससे भी ज़्यादा, एट 25, जब हम 25 साल के हो जाएंगे। आज 18 की उम्र में हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं, यदि वो महान किताब है, अच्छी किताब है, तो जब हम उसे 25 की उम्र में पढ़ेंगे तो भी वो उतनी ही हमें अच्छी लगेगी, महत्वपूर्ण लगेगी। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, और वो हमें एक नई किताब लगने लग जाएगी, एट
30 ईयर्स ऑफ एज, जब हम 30 वर्ष की उम्र में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो 18 में पढ़ा था, 25 में अच्छी लगी, जब 25 के बाद में 30 में जब उसे पढ़ेंगे तो फिर वो क्या होगी, हमें और भी अधिक अच्छी लगेगी, महत्वपूर्ण लगेगी। एट 40, और जब हम 40 के हो जाएंगे, वी शैल री रीड इट, जब हम उसे वापस पढ़ेंगे, वॉन्डरिंग, हमें ये आश्चर्य होगा, वाई वी नेवर सा, कि हम क्यों नहीं देख पाए, हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, कि ये किताब पहले से कितनी सुंदर थी, महत्वपूर्ण थी। तो जब हम 40 साल की उम्र में उसे वापस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इसकी जो महानता है, इसकी सुंदरता है, वो हमने पहले क्या नहीं की है, देखी नहीं है। इसका तात्पर्य उसका नया सौंदर्य आपको 40 वर्ष की उम्र में भी दोबारा पढ़ने पर क्या होगा, प्राप्त होगा। एट 50, और जब आप 50 साल की उम्र में और 60 या फिर 60 साल की उम्र में जब पढ़ेंगे उसे, द सेम फैक्ट्स, वैसे ही तथ्य, विल रिपीट देम सेल्वेज, अपने आप को क्या करेंगे, दोहराते रहेंगे। तो नई नई चीज़ें बार बार आपके सामने आती रहेंगी। ए ग्रेट बुक, क्योंकि एक महान जो किताब है, ग्रोज एग्जैक्टली, वो विशेष रूप से बढ़ती है, इन प्रोपोर्शन, उस अनुपात में, ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, जिस प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क का अनुपात, उसके विचारों का अनुपात, उसके अनुभवों का अनुपात जब बढ़ता है, उसी अनुपात में उस महान किताब की महत्ता भी क्या होती रहती है, उसका विशेष गुण भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। आपके लेखक का नाम लेफ कैडियो हर्न है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया कि किसी किताब को हम किस प्रकार से पढ़ें और साहित्य हमारे जीवन में किस प्रकार से आनंद भरता है। तो यह आपका लेसन था, 6th लेसन कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।